नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कि जो हेडलाइंस है वो ये है, सेकंड रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वे लॉन्च्ड अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन। यानी कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत डॉल्फिन सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। और अब इसी के साथ हम समझेंगे घटनाक्रम क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत डॉल्फिन के दूसरे व्यापक क्षेत्र आकलन का शुभारंभ किया गया, यानी कि इसके दूसरे सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। कहां से? उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इस सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। और ये जो पूरा सर्वेक्षण है किसके द्वारा किया जा रहा है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। लेकिन अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस सर्वेक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरी है ये सर्वेक्षण। तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि नदी और मुहाना वाले जो क्षेत्र हैं जहां पर डॉल्फिन पाए जाते हैं वहां पर डॉल्फिन की संख्या की गिनती करना, साथ ही साथ उनके वितरण यानी कि उनके आवास क्षेत्र के बारे में जानना और उनके आवास की स्थिति कैसी है इसको समझना, उन्हें किन तरीके की खतरों का सामना करना पड़ रहा है इसको जो है कि रिकॉर्ड करके जो भी लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है उसको तैयार किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग इनकी आवश्यकता के अनुसार नए पहल शुरू किए जाएंगे और साथ ही साथ वर्तमान में जो मौजूद पहल है उसमें भी संशोधन किया जाएगा। इस लिहाज से ये सर्वेक्षण बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमने आपको बताया कि ये जो पूरा सर्वेक्षण है वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत किया जा रहा है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इसकी कार्यान्वयन एजेंसी को भी समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये जो पूरा सर्वेक्षण है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। इसके द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से ये जो पूरा सर्वेक्षण है ये कराया जा रहा है। तो अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र और तकनीक के बारे में कि इसमें किस प्रकार की तकनीक का यूज किया गया है और सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पूरा सर्वेक्षण है ये 2 चरण में किया जा रहा है। तो पहला जो सर्वेक्षण है ये आपके बिजनौर से गंगा सागर तक गंगा के मुख्य भाग और सिंधु नदी को कवर करेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सर्वेक्षण है ये बिजनौर से शुरू किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। तो ये पहला चरण होगा। इसके बाद दूसरा चरण किया जाएगा और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा की सहायक नदियां, सुंदरवन और ओडिशा को शामिल किया जाएगा। इन क्षेत्रों में डॉल्फिन की संख्या की गिनती की जाएगी। और इसके बाद आपको बता दें कि इसमें किन किन प्रजातियों को शामिल किया गया है। तो इसमें डॉल्फिन की 3 प्रजातियों को शामिल किया गया। वो कौन कौन सी हैं? पहला है आपका गंगा नदी डॉल्फिन, दूसरा है सिंधु नदी डॉल्फिन और तीसरा है इरावदी डॉल्फिन। और इनके बारे में हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो पूरा सर्वेक्षण है इसमें हाइड्रोफोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो हाइड्रोफोन तकनीक क्या होती है? तो दरअसल ये समुद्र के नीचे, पानी के नीचे की जो भी गतिविधियां होती हैं उनको सुनने का काम करती है। तो इसमें जो है कि पूरा हाइड्रोफोन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। और अब इतना समझने के बाद हम जानेंगे कि जो पिछला सर्वेक्षण हुआ था, यानी कि ये जो सर्वेक्षण है इस बार किया जा रहा है वो दूसरा सर्वेक्षण है। इसके पहले पहला सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या भी डेटा आए हैं और ये सर्वेक्षण आपका कब से कब तक किया गया था? 2021 से 23 तक। तो इसमें जो डेटा आए थे उनको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो भारत में लगभग 6327 नदी डॉल्फिन दर्ज किए गए थे, जिसमें कि 6324 गंगा नदी डॉल्फिन थी और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन इसमें शामिल थी। अब एक बार इनके राज्यवार आंकड़ों को भी समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन दर्ज की गई थी, जो कि कुल डॉल्फिन का लगभग 40% कवर करता है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 2220 डॉल्फिन दर्ज की गई थी, पश्चिम बंगाल में 815 डॉल्फिन और असम में 635 डॉल्फिन दर्ज की गई थी। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे डॉल्फिन की प्रजातियों के बारे में। हमने आपको पीछे बताया कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत और इस सर्वेक्षण के तहत कुल 3 प्रजातियों को शामिल किया गया था और हमने ये भी कहा था कि आगे एक करके उन्हें डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा डॉल्फिन के बारे में। आप सभी को पता है कि भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु के नाम से इसे जाना जाता है, गंगा डॉल्फिन को। और ये जिन क्षेत्र में पाई जाती है वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ की जो जल पारिस्थितिकी तंत्र है बहुत अच्छी है, यानी कि ये अच्छे पानी की संकेतक मानी जाती हैं। अब ये मुख्य रूप से पाई कहाँ जाती हैं? तो ये मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणाली और इसकी सहायक नदियों में पाई जाती हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसी की संरक्षण स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसे वर्ष 2009 में इसे घोषित किया गया था, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो ये तो हमने समझा गंगा डॉल्फिन के बारे में। अब आगे समझेंगे
सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में सबसे पहले यही समझते हैं कि ये किस एरिया में पाई जाती हैं। तो ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के निचले हिस्सों में पाई जाती हैं। साथ ही भारत की बात करें तो ये भारत की पंजाब में सिंधु नदी की सहायक नदी यानी ब्यास नदी में पाई जाती हैं। अब संरक्षण की स्थिति जो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे शामिल किया गया है। तो ये तो हमने समझ लिया सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में। अब अगली प्रजाति आती है जिसका नाम है इरावती डॉल्फिन। तो इरावती डॉल्फिन के बारे में समझ लेते हैं, लेकिन वही सबसे पहले जानेंगे ये किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इसमें भी ये 3 मुख्य नदियों में पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी है? इरावदी जो कि म्यांमार में है, महाकम जो कि इंडोनेशिया बोर्नियो में है और मेकांग जो कि चीन में है। तो इन 3 नदियों के आसपास पाई जाती है इरावदी डॉल्फिन। इन 3 जो है नदियों के पास पाई जाती है। अब IUCN रेड लिस्ट की बात कर ले तो IUCN रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में पाई जाती हैं। तो ये तो हमने समझा तीनों प्रजातियों के बारे में। अब इनके लिए जो भी संरक्षण पहल चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई थी। नोडल मंत्रालय भी हमारे लिए जाना जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस योजना की नोडल मंत्रालय कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसकी नोडल मंत्रालय है। किसकी? प्रोजेक्ट डॉल्फिन की। इसके बाद आता है कि उद्देश्य, यानी कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य क्या है। तो साफ है कि पर्यावरण क्षरण यानी कि इनके जो पर्यावास में नुकसान हो रहा है, इनकी जो रहने के एरिया हैं, इनकी जो आवास है उसमें जो नुकसान हो रहा है, प्रदूषण के कारण इनको जो भी समस्याएं देखनी पड़ रही हैं, आकस्मिक शिकार यानी कि इनका जो अवैध शिकार किया जा रहा है वो, साथ ही साथ जल प्रवाह परिवर्तन जैसे जितने भी खतरे हैं उनसे निपटने के लिए भारत की डॉल्फिन विविधता की रक्षा करना, यानी इन सभी खतरों का निदान करते हुए इनकी रक्षा करना ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य है। अब इसी क्रम में जानेंगे राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के बारे में, जो कि मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और आपको बताना है कि 2025 में इस दिवस की थीम क्या थी। और इसके साथ ही 2009 में राष्ट्रीय जलीय पशु इसे घोषित किया गया था, जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया है। अगला आता है डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, बिहार में स्थित है। इसके अलावा डॉल्फिन के लिए संरक्षण कार्य योजना भी चलाया गया था भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा। 2016 में इसे प्रारंभ किया गया था। तो ये हमने समझा डॉल्फिन के लिए जो भी संरक्षण पहल चलाई जा रही है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इन्हें खतरे क्या हैं, इन्हें किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रदूषण के बारे में। हम सभी को पता है कि जब हम लोग समुद्र और नदियों के किनारे जाते हैं तो तरह तरह के प्लास्टिक के कचरे वहां पर देखने को मिलते हैं और कई तो उसमें ऐसे होते हैं जो हमारे स्वयं के द्वारा फैलाए जाते हैं। साथ ही साथ औद्योगिक जो भी कंपनियां वगैरह होती हैं उनसे भी जो गंदा जल है वो भी नदियों में सीधे आकर मिलता है। तो उसके कारण जो है कि यहाँ पर नदी जो है वो प्रदूषित होती है और इसका सीधा सा नुकसान किससे पड़ता है? जो समुद्री जीव जंतु हैं उन पर इसका सीधा सा नुकसान देखने को मिलता है। साथ ही साथ आवास का क्षरण की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी आवास में कमी हो रही है। साथ ही साथ कई बार जहाज वगैरह जाते हैं तो उनसे काफ़ी इतना ज़्यादा शोर होता है कि इनकी जो है वो मार्ग में परिवर्तन हो जाता है और इनके आवास यानी कि रहने की जगह पे कमी देखने को मिलती है। उनके रहने के आवास में उनके क्षरण होता है। अगला है मछली पकड़ने के जाल में फंसना। कई बार ये मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं उनमें फंस जाते हैं और इनकी मृत्यु तक भी हो जाती है और इनका अवैध शिकार भी किया जाता है। इनके मांस, तेल और मछली के चारे के लिए ये जो डॉल्फिन है इनका अवैध शिकार भी किया जाता है। इसके अलावा तो जल परिवहन और नौका पर्यटन की बात करें तो इनकी वजह से, इनकी ध्वनि की वजह से कई बार डॉल्फिन को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और ये जिस गति में जाते हैं, जिस दिशा में जाते हैं वो अपनी दिशा, इन्हें दिशा भ्रम हो जाता है और वो अपनी दिशा से अलग दिशा में चले जाते हैं। तो ये सभी तरह की समस्याओं का, सभी खतरों का सामना करना पड़ता है इन जीव जंतु को, इन जलीय जंतुओं को। अब इसके लिए हमें ये समझना होगा कि आगे की राह ऐसे में क्या होनी चाहिए। तो हमें इन सभी प्रदूषण को निपटाने के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ इनके आवास के क्षरण जो हो रहे हैं इनके लिए हमें काम करना चाहिए कि जो औद्योगिक, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनसे जो गंदा पानी आ रहा है वो डायरेक्ट नदियों में न छोड़ा जाए। साथ ही साथ मछली पकड़ने के जाल को भी नियंत्रित करने की कोशिश करना चाहिए कि जिन एरिया में डॉल्फिन की ज़्यादा संख्या है वहाँ पर मछलियों को पकड़ने के लिए एक निश्चित एरिया दे दिया जाए। और इसके अलावा अवैध तस्करी के लिए, इनके अवैध शिकार के लिए भी सरकार के द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए।
चाहिए और साथ ही साथ नौका पर्यटन भी ऐसे क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां पर डॉल्फिन की जो संख्या कम हो। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब देख लेते हैं इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, दूसरा है नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, तीसरा है संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, और चौथा है नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 3 और 4, या डी 1, 2, 3 और 4। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।